So good evening to all of you. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हम्म, चलिए, तो हम बात करने वाले थे इस लेक्चर में केमिकल पीरियोडिसिटी की, जिसमें हम कवर करेंगे एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव क्या होता है और वो किस तरह से इफेक्ट करता है डिफरेंट टाइप की जो आपकी एटॉमिक रेडियाइज, आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, उसका जो है एक बहुत बड़ा रोल है जो आपका ये डिफरेंट आपके जो पैरामीटर्स हैं उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। ये जो है आपका यूनिट सेकंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर का आपका लेक्चर है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेरियोडिसिटी होता क्या है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जब हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल हमको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब पीरियोडिक टेबल अगर इस तरह से दिखाई देता है तो कोई अगर किसी के माइंड में आता होगा कि एक्चुअल में ये टेबल है तो टेबल टाइप का दिखना चाहिए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ओवर आपका जो है मेंबर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर देखिए कुछ खाली जगह दिख रहे हैं। यहाँ पर ये जो है आपके डिफरेंट टाइप के जो ब्लॉक्स बने हुए हैं वो आपके कहीं कुछ नीचे यहाँ पर एक्स्ट्रा रखे पड़े रहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो है कुछ अलग टाइप का टेबल दिखता है। तो इसका कारण क्या है कि इसका जो है आपका जो डिज़ाइन है वो इस तरह से कैसे क्रिएट हुआ। तो उन्हीं सब के बारे में हमको बात करना है कि क्यों यहाँ पर ये जो है आपके एस ब्लॉक ऐसे दिखता है, क्यों यहाँ पर पी ब्लॉक ऐसे दिखता है, क्यों डी ब्लॉक का ऐसे यहाँ इस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो इसका जो कारण है ना कि इतने सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं हमारे सराउंडिंग में कि अभी तक जितने नोन, अगर मैं बात करूं कि 118 अभी तक आपके जो है एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। तो क्या हुआ कि इतने सारे एलिमेंट्स को स्टडी करना इतना आसान नहीं है। तो कुछ लोगों ने, जो आपके बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट मेनली थे, ठीक है, और आपके लेवोजियर हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थ्योरीज दिए और उन्होंने कोशिश किया कि कैसे हम इन एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करें जिससे हमको इसको पढ़ने में आसानी हो। तो हमारा जो मेन कारण था इसका जो है आपका पीरियोडिक टेबल का डिज़ाइन करने का, कि हमको थोड़ा सा इजी पड़े जब हम पढ़ें इन चीज़ों को, एलिमेंट्स के बारे में, तो इजी होना चाहिए पढ़ना। तो इसी कोशिश में डिफरेंट डिफरेंट जो आपको एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करने की कोशिश किया गया। और जब अरेंज किया गया तो उसके आधार को मान करके कि भाई इतने सारे एलिमेंट्स के लिए अलग अलग से हम क्यों पढ़ें। हम अगर ये बोल रहे हैं कि ये जो आपके कुछ एलिमेंट्स हैं वो सेम प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना उनको सेम प्रॉपर्टी वाले को एक जगह यहाँ पर रखा जाए, अलग प्रॉपर्टी वाले को अलग जगह रखा जाए। तो हमको थोड़ा सा इजी हो जाएगा इन चीज़ों के स्टडी में। तो इसलिए आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐसे अरेंज किया गया कि उनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट हो, ठीक है। तो उन्हीं से फिर वह टर्म आया पेरियोडिसिटी। तो पेरियोडिसिटी एक्चुअली होता क्या है कि ये देखा गया कि एक आप ये बोल दीजिए कि एक स्पेशल नंबर के बाद या एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद उनमें प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन पाया गया। तो वहीं से फिर पेरियोडिसिटी टर्म इंट्रोड्यूस होता है। पेरियोडिसिटी एक्चुअली क्या है? द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स आफ्टर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। आवाज आ रही है अच्छी से? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो वही बात है कि जब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग मेंडलीव ने अरेंज किया एलिमेंट्स को, तो उन्होंने ये पाया कि कुछ आपके रेगुलर इंटरवल्स के बाद प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन पाया जा रहा था। उसी को ही बोल दिया गया आवर्तिता, पेरियोडिसिटी, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि वो कौन से नंबर्स हैं या कौन सा जो है आपका इंटरवल है, कितने इंटरवल के बाद आपका जो है इनमें प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। तो जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो यहाँ पर देखा गया कि एक ऐसा इंटरवल आ रहा है जिनके बीच आपके उस इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन पाया जा रहा था। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि अगर हम पहले आवर्त और सेकेंड आपका जो आवर्त है दैट इज फर्स्ट पीरियड एंड सेकेंड पीरियड, तो उनमें जो है ये जो गैप है ना, इसका एटॉमिक नंबर 1 और इसका एटॉमिक नंबर 3, तो यहाँ पर इसका गैप जो है 2 का गैप है। और लिथियम ये जो है आपका लिथियम और सोडियम है आपका, उनके बीच गैप कितना है 3 और 8 11। और सोडियम और पोटेशियम के बीच भी गैप कितना है एटॉमिक नंबर में 8 का 11 और 8 19। और ये जो आपका पोटेशियम और रुबिडियम है उनके बीच का गैप होता है 18। फिर से एक 18 का गैप होगा। फिर आपका ये जो है लास्ट वाले 6th एंड 7th पीरियड में आपका 32 एटॉमिक नंबर का इंटरवल होगा। तो ये देखा गया कि ये जो आपके वो नंबर्स हैं जिनके बाद जो है वो जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं उनमें रिपीटेशन पाया गया, तो इनको क्या बोल दिया गया कि these numbers are the मैजिक नंबर, क्योंकि इन्हीं के इंटरवल के बाद आपका जो है प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन पाया जा रहा था। इसीलिए देखो हाइड्रोजन के बाद सीधा जो है आपका यहाँ पर खाली जगह, पूरा खाली जगह, हीलियम एक जो है गैप, तो 1 और 2, उसके बाद 2 के बीच का गैप के बाद तीसरा जो है लिथियम में रिपीटेशन पाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान कहां पर देना है कि यहाँ पर जब हम हीलियम और नियॉन की बात करते हैं तो इनका गैप क्या है 8। तो नेक्स्ट फिर से कितना 2 बार 8 आता है, तो ये हो गया आपका 8। आर्गन और क्रिप्टॉन में कितने का गैप होता है 18, तो फिर से एक बार क्या होगा 18 का गैप। देन जीनॉन और रेडॉन में 32 का गैप होता है। समझ आ रहा है क्या भाई? तो इन नंबर्स को क्या बोल दिया गया मैजिक नंबर। इसीलिए तो बोला जाता है कि आवाज कट रही है। 32 32 के बाद क्या गया उसके बाद कितने गैप होगा सर पूछ रहा हूँ, उसके बाद 32 को बोलते हैं। अच्छा ये जो है इसमें आप ये कर लीजिए 118 में आप 86 को घटा दीजिए, आपका ऑलमोस्ट उसी के बराबर गैप होगा। ये 2 बच गया, ठीक है, और आपके 11 में 8 जाएगा तो 3, फिर से यहाँ पर 32 का गैप होगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट टू राइट तो हम सब क्या कर लेते हैं आसानी से, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे चलते हैं। लेकिन अगर हमको ये मैजिक नंबर याद रहेगा और हमको ट्रिक्स पता है कि ग्रुप्स को कैसे याद करते हैं, तो वहां पर फिर हमको 1 सेकेंड ही लगेगा उसका एटॉमिक नंबर डिजाइन करने में। क्लियर है भाई? ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स की। तो मैं यहाँ पर जो डिफरेंट आपके जो प्रॉपर्टीज हैं
उनके यहाँ पर एक साथ मैं इनको ट्रेंड्स को दिखाता हूँ, फिर अब यहाँ पर हम एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई को डिस्कस करेंगे। तो सबको पता होगा कि अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इंक्रीज होती है। तो ये जो आपका जो एरो का निशान है ना, वो इंक्रीज को दिखा रहा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी और यही आयोनाइजेशन एनर्जी जब ऊपर से नीचे आते हैं तो वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर है भाई? वैसे ही अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं तो ये ऊपर से बाएं से दाएं जाते हैं तो ये इंक्रीज हो रही है, लेकिन जब ये ऊपर से नीचे आते हैं तो डिक्रीज होती है, कम होती है। तो देखो ये एरो का निशान ग्रीन कलर वाला ऊपर तरफ बढ़ रहा है, मतलब ये ऊपर वाले का ज्यादा होता है, नीचे वालों का कम। तो क्या होता है कि बाएं से दाएं तो वो इंक्रीज होता है, लेकिन अप टू डाउन डिक्रीज होता है। लेकिन आपको दिखाया कैसा गया है, उसी को उल्टा दिखाया गया है। अगर अप टू डाउन डिक्रीज हो रहा है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि डाउन टू अप इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि देखो आयोनाइजेशन एनर्जी जो ब्लू वाला है, ऊपर से नीचे क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। तो भाई ऊपर वालों का ज्यादा है, नीचे वालों को कम। समझ आया क्या? वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी जो है वो भी लेफ्ट टू राइट क्या होती है, बढ़ती ही है। और ऊपर से नीचे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। हम जो बात करेंगे आज एटॉमिक रेडियाई की, उसमें एटॉमिक रेडियस जो है आपको सबको पता होगा कि बाएं से दाएं चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो वो डिक्रीज होता है। तो एटॉमिक रेडियाई के लिए देखो एरो का निशान लेफ्ट साइड ज्यादा है, मतलब लेफ्ट वालों का साइज बड़ा होगा और राइट वालों का साइज छोटा होता जाएगा। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है या फिर साइज ऑफ एटम जो है इंक्रीज होते जाता है। समझ आ रहा है क्या? ठीक है। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टीज मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को डिस्कस किया गया। आप सबको पता होगा कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो अल्टीमेटली ये जो नीचे तरफ वाले लोग हैं सबसे अच्छे मेटल्स होंगे, और इधर जो ऊपर वाले होंगे वो अच्छे नॉन मेटल्स होंगे। तो ये जो डायगोनली जो है ना, डायगोनल ये जो है मेटेलिक कैरेक्टर देखो यहाँ से इधर बढ़ रहा है, लेकिन जस्ट उल्टा उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम एक ओवरव्यू कर रहे हैं यहाँ पर सभी प्रॉपर्टीज को, कि पीरियोडिक टेबल में उनकी जो प्रॉपर्टीज है किस तरह से वेरी करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अच्छे से समझना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लें। ठीक है, क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत लोगों के ऊपर पड़ता है, बहुत से चीजों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक्चुअली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, तो ये होता है द रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये प्रभावी की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज मतलब आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा
कि भाई इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट करके रखता है? न्यूक्लियर, तभी तो इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में घूमते रहता है। अगर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा न्यूक्लियस का तो कहाँ से घूमेंगे? अरे हम लोग भी उसी के चक्कर लगाते हैं जिससे हमको फायदा रहता है। ठीक है, तो देखो अब एक ही इलेक्ट्रॉन रहता तो अलग बात थी, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो उनका क्या इफेक्ट पड़ता है मैं उसको डिस्कस करता हूँ। देखिए ये जो है आपका एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और ये जो ग्रीन वाला जोन है वो इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन कैंसल सम ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर सराउंडिंग में घूम रहा है, ये वाला। अब देखो, और ये जो है इस इलेक्ट्रॉन के बाहर भी और इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। इनको मैं बाहर वाले जो ब्लू कलर है उनको मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड हैव नो इफेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जो ग्रीन वाला है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन कैंसल सम ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। अब होता क्या है, अब उसको समझते हैं ये एक्चुअली में क्या फिनोमिना करता है। तो ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन की। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज आपका जो न्यूक्लियस है उसी के साथ तो अट्रैक्शन में है। लेकिन होता क्या है, ये जो आपके बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो अंदर इसके अंदर, मतलब इस इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के बीच में जो आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जैसे कि अगर मैं इस आउटर इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, तो ध्यान देना इसका जो है न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन है, लेकिन इनके बीच जो है और इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट हैं वो जो है क्या करते हैं, इनके भी सेम चार्ज होने के कारण एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं। तो वही बात हो गई ना कि ये इलेक्ट्रॉन्स तो इसके कारण जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो बीच के आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सेम चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनके बीच रिपल्सन काम करता है। तो बेचारा जो ये ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन था उनके और न्यूक्लियस के बीच में इनके आने से इनका अट्रैक्शन कम हो जाता है। जितना इसको अट्रैक्शन मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाता। तो होता क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन से इस न्यूक्लियस को बचा रहे हैं ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो शील्ड कर रहे हैं। तो इसीलिए इस जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, ये जो आपका इफेक्ट होता है उसको शील्डिंग इफेक्ट भी बोल देते हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्यों, क्योंकि ये जो आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्डिंग का काम कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस को। समझ आ रहा है क्या भाई? लेकिन चूंकि हम अट्रैक्शन पिन के बीच देख रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, तो उनके बीच रुकावट कौन पैदा कर रहा है, उनके बीच जो आएगा वो रुकावट पैदा करेगा। अरे लेकिन भाई ये बाहर जो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनका तो इनके परिरक्षण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब ये शील्ड नहीं कर पाएगा। समझ आ रहा है क्या?
इसलिए बोल रहे हैं कि नो इफेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट। कौन रुकावट पैदा करते हैं? इनके बीच न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन जिनके लिए आप क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देख रहे हैं, उनके बीच आने वाले इलेक्ट्रॉन्स उनमें शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो बताओ बेचारा ये जो इलेक्ट्रॉन जितना अट्रैक्शन फील करता, उससे कम अट्रैक्शन इसको एक्चुअल में मिलता है। तो यही क्या होता है, आपका रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। और जितना न्यूक्लियर चार्ज ये फील करता है इलेक्ट्रॉन, उसी को ही बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ आया क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट? किसी को भी कोई डाउट? सर एक बार और समझाइए ना। मैं बोला कि एक सेकेंड ना, अब ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो घूम रहा है किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब इनमें ऐसा तो नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये इनके चारों तरफ इसलिए घूम रहा है क्योंकि इनके बीच अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच। लेकिन होता क्या है, अब ये अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसके बीच कोई बाधा नहीं रहता तो मस्त फ्रेंडशिप चल रहा था इसके लिए, रोज 100 रुपया खर्चा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा यहाँ पर बीच में इनके आया, दैट इज कोई और इलेक्ट्रॉन इनके बीच अगर घूम रहा है, तो ये दोनों तो आपके सेम चार्ज वाले होते हैं, तो इनमें रिपल्सन होना चालू हो जाता है। तो ये दूर कर देता है इस इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो आपका इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो कम हो जाती है। तो बेचारा फील करता 100, क्या पता वो अब 80 हो जाए, क्या पता वो 50 हो जाए, वो डिपेंड करेगा कि कितना शील्डिंग यहाँ पर हो रहा है। तो ये अब देखो कम अट्रैक्शन फील कर रहा है। उसी रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज या रिड्यूस्ड अट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। करना इसको ज्यादा था, लेकिन ये जो है आपका कम न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर फोर्स फील कर रहा है, उसी को ही बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बीच वाले, वो इनको बचा रहे हैं, समझ लो इनसे सुरक्षा कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन का, मतलब इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन से। तो इसको बोलते हैं इस इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट। अब भाई हम अट्रैक्शन देख रहे हैं न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच, तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इनके बीच कहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि ये तो इनके बाद आ रहे हैं। तो ये जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन उसको शील्डिंग इफेक्ट नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन के अगर आप जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करेंगे, तो इनके और न्यूक्लियस के बीच ये वाला भी इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका शील्डिंग इफेक्ट इसके ऊपर काम करेगा। तो इनर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपका शील्डिंग इफेक्ट में वर्क करते हैं, लेकिन आउटर वाले नहीं करते। क्लियर है? समझ आया? यस सर, आगे सर। यस आकांक्षा? हाँ सर आ गया। चल, अब बात करते हैं जो स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो उसको थोड़ा सा और यहाँ पर कुछ टर्म्स देख लेते हैं। तो देखो, अभी मैं क्या बताया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए हमको जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। तो आपका जो ये वैलेंस सेल होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन। जो मैं बता रहा था कि आपका जो कोई बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है न्यूक्लियस के प्रति,
लेकिन वो रिपल्सन भी शो करता है, जो उसके इनर सेल इलेक्ट्रॉन है उनके संग रिपल्सन भी शो करता है। तो इसके कारण क्या होता है, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी पाई गई, वो भी किसके कारण, जो इनर सेल जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या किए, उनको सील्ड कर रहे हैं, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, सील्डिंग इफेक्ट, या उसी को ही बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अरे अगर हम इसको दूसरे टर्म में बोलें तो कितना, हम अट्रैक्शन की बात कर रहे थे लेकिन बीच वाले लोग रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो रुकावट रिपल्सन के कारण हो रहा है, तो हम ये तो बोल रहे हैं कि ये जो आपकी सील्डिंग इफेक्ट है वो और कुछ नहीं है बल्कि कितना रिपल्सन कर रहा है, कितना फूड फैला रहे हैं वहां पर, तो वही टोटल रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। और देखिए, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by न्यूक्लियस। तो वही तो मैं समझा रहा था आपको कि इनके बीच रिपल्शन के कारण, इनके शील्डिंग के कारण एक इलेक्ट्रॉन जो है कम अट्रैक्शन फील कर रहा है न्यूक्लियस से, जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और जितना बेचारा वो अट्रैक्शन फील कर पाता है वही आपका रिप्रेजेंट करता है उसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। अब अगर आगे बात करें तो देयर इज अ रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज, जो कमी आ रही है या फिर रिड्यूस्ड जो न्यूक्लियर चार्ज है उसी को ही बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब बात क्या आती है आप समझना कि अगर किसी की न्यूक्लियर चार्ज क्या थी, जेड थी, और अगर उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड इफेक्टिव से डिनोट कर रहे हैं, और सिग्मा जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव का फार्मूला क्या होता है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। क्यों भाई, टोटल अगर करता तो जेड आपका न्यूक्लियर चार्ज फील करता, लेकिन सिग्मा रिपल्सिव फोर्स काम करता है वहां पर, और रिपल्सिव फोर्स क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट के लिए आपका जो शील्डिंग कांस्टेंट आता है सिग्मा, मतलब इतना कम फील कर रहा है वो, तो टोटल कितना फील कर रहा है, तो भाई टोटल इतना करता है, अगर कुछ कुछ इफेक्ट नहीं काम करता तो इतना रहता, लेकिन इतना जो है शील्डिंग कांस्टेंट आ रहा है तो उसको घटा दो तो बेचारा इतना, अल्टीमेटली इतना इसको जेड इफेक्टिव मिल रहा है। ठीक है भाई, और जेड क्या है, जेड को आपको क्या लेना है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ठीक है भाई। तो दिक्कत यहां पर सिर्फ क्या आएगी, सिग्मा क्या है और सिग्मा को हम कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि अगर सिग्मा कैलकुलेट कर लिए तो हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलो बात करते हैं सिग्मा की। तो सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए ना स्लेटर रूल आता है, आपके सिलेबस में ये भी है कि स्लेटर रूल से आप कैसे स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये न्यूक्लियस था और उसके चारों ओर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, तो उसके लिए आपका सिग्मा क्या होता है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज सिग्मा इज इक्वल टू 0।
अरे तो भैया इस इलेक्ट्रॉन का हम यहाँ से हम अट्रैक्शन देख रहे हैं, तो इनके बीच तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच तो कोई और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कौन रिपल्सन करेगा? कोई नहीं करेगा। दो लोगों के बीच कहाँ से तीसरा आएगा कोई? तो उसके लिए सिग्मा को क्या लिया जाता है? 0। कैसे? जैसे कि आप जानते होंगे हाइड्रोजन, एक ही इलेक्ट्रॉन तो है इसमें, तो 1s1, इसके लिए आपका जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा जो होती है वो क्या होती है? 0 होती है। लेकिन अगर बात करें हम दो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो 0.30 इसको लिया जाता है। जैसे कि देखो हीलियम को आपको पता होगा, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? 1s2। तो आप बताना, हीलियम के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये अब जो है मैं इसका टोटल अगर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखूं, तो इस वैलेंस शेल का अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर में है, तो अब ये कितना फील कर रहा है अट्रैक्शन? तो ये इतना तो करता है, ये जो है जेड, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। तो ये इतना फील करना था इसको एक्चुअल में, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें रिपल्सन करता है, और इसके कारण एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट दैट इज शील्डिंग कांस्टेंट वैल्यू आता है। तो एक्चुअल जब 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा तो वहां पर कितना रिपल्सन करेगा, आपको कितना स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू आएगा? तो वो आता है 0.30। अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन 0.30 का यहाँ पर रिपल्सन कर रहा है, तो सिग्मा आपका निकल गया 0.30, जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। तो इसका एटॉमिक नंबर तो 2 होता है, 2 में घटा दो 0.30 को, तो ये 1.7 फील करता है। तो देखो बेचारे को 2 करना चाहिए था, लेकिन कम हो गया 1.7, तो ये रिड्यूस हो गया। तो रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है, या फिर इसी को ही बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि कितना एक्चुअल में वहां पर न्यूक्लियर चार्ज वर्क कर रहा है। समझ आया क्या? वैसे अगर बात करें स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑफ ईच ns एंड np आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, मतलब जब इलेक्ट्रॉन ns में होगा या np में होगा, तो पर इलेक्ट्रॉन आपका 0.35 क्या होगा भाई? रिपल्सिंग कांस्टेंट या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये तो बात हुई जिस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके लिए, अगर वो वैलेंस शेल में जो अगर इलेक्ट्रॉन है अगर वो s में है और p में है तो। लेकिन अगर वो जो आपका n-1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पेनल्टीमेट ऑर्बिटल्स में है, तो sp-df इलेक्ट्रॉन जो है, sp-d इलेक्ट्रॉन जो है 0.85 का स्क्रीनिंग कांस्टेंट पर इलेक्ट्रॉन के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। अब n-1 को छोड़ करके पूरे जो अंदर के और इलेक्ट्रॉन होंगे n-2 या फिर और कुछ भी, सभी जो है पर इलेक्ट्रॉन आपको sp-df सभी के लिए 1 स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑब्जर्व किया जाता है। समझ आया क्या? आपको मैं एक एग्जांपल कराऊं, तो जैसे कि हम नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो हम ये देखते हैं इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो 7th नंबर का इलेक्ट्रॉन है ना, उसके लिए देखते हैं कि ये कितना आपका जेड इफेक्टिव निकल के आता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 1s2 2s2 और 2p3।
सबसे पहले आपको करना है कि इसको जो है ग्रुप बना लेना है एस और पी का। अगर डी और एफ रहता तो डी और एफ को बना लेना चाहिए था। तो ये जो आपके दो सेम सेल वैलेंस सेल हैं उनका एक ग्रुप बनाओ। फिर उसका आपका जो है पेनल्टीमेट सेल मतलब वैलेंस सेल के जस्ट पहले वाला सेल है उसका एक ग्रुप बनाओ। क्यों? क्योंकि जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है NS या NP, तो यहाँ पर देखो 2 और 2 वैलेंस सेल सेम है, तो पर इलेक्ट्रॉन 0.35 को क्या करता है, वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट देता है। तो n इलेक्ट्रॉन जो है, n इलेक्ट्रॉन वो क्या कितने आपके सिग्मा देंगे। तो आपको ध्यान देना है, कई लोग क्या करते हैं 3 और 2 5, 0.35 एक के लिए तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये इतना आएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर। आप तो भाई एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हो ना लास्ट वाले के लिए, तो खुद के ऊपर कैसे आप रिपल्सिव फोर्स आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ दिया जाए तो इस वैलेंस सेल में 4 और इलेक्ट्रॉन बचते हैं जो उनको रिपेल करेंगे, और खुद के सेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना वैलेंस सेल वाला, वो एक इलेक्ट्रॉन 0.35 का रिपल्सन करता है। तो कितना आ जाएगा भाई, 0.35 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से कितना आएगा, 5 चौक 20 का 0 और 4 दिया 12, 12 और 2 14। तो ये 1.40 का जो है वैलेंस सेल के कारण आया। अब बोला जाता है कि n-1 अच्छा एक बार और मैं बोला यार कि ये जो है आपका 1s1 है और ये 1s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। और ये जो है आपका 2s1, ये आपका 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये आपका 2p1, ये आपका 2p2। अब बात करते हैं ये आपका 2p3। समझ आया? तो हमको ये देख रहे हैं कि ये जो 7वां इलेक्ट्रॉन है ना, वो कितना न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहा है। तो खुद के जो सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मतलब खुद के घर के जो लोग होते हैं ना, वो 0.35 का शील्डिंग इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि खुद के ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कई लोग क्या सोचते हैं, सीधा यहाँ पर गलती करते हैं, अरे वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 से मल्टीप्लाई करो, एक जो है 0.35 का रिपल्शन करता है तो 5 का करो और 35 0.35 इंटू 5 कर दो। लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप कैलकुलेट कर रहे हैं 7वां इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके उसके अंदर में और कितने इलेक्ट्रॉन है उस वैलेंस सेल में, तो ये रेड वाले जो है ना सेम सेल के हैं, तो खुद के घर के लोग 0.35 का रिपल्सन करते हैं। तो एक जो है 0.35 को करेगा तो 4 और इलेक्ट्रॉन है उस सेल में, तो 0.35 इंटू 4 इज इक्वल टू 1.40। अब बात आती है कि इन लोग तो रिपल्सन कर लिए, तो भैया ये अंदर में तो और इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, उन लोग कितना रिपल्सन करते हैं, या फिर उन लोग कितना स्क्रीनिंग कांस्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो n-1 जो सेल है, क्योंकि ये तो n सेल था ना, क्योंकि n-1 सेल जो है कितना आपका देगा भाई, तो कितने n-1 इलेक्ट्रॉन है,
तो वो है 2 के बाद सेल जो है 1 ही सेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इंटू n-1 वाला कितने आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट देता है, एक जो है 0.85 का देता है। तो ये कितना आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 का 0 और 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये 1.70 का n-1 लोग क्या कर रहे हैं, आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और n इलेक्ट्रॉन जो है 1.40, तो टोटल सिग्मा कितना मिला यार, तो जो दोनों को जोड़ दो तो 0 और 7 3 10 11 का 1 हासिल 1 2 और 1 3, तो टोटल आपका जो है सिग्मा कितना निकला 3.10। तो जेड इफेक्टिव क्या निकालोगे, फार्मूला क्या होता है जेड इफेक्टिव का, तो ये होता है आपका जेड माइनस सिग्मा, और जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाता है आपका एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का 7, 7 में आप 3.10 जब घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, तो ऑब्वियसली ये तो आपका 0 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है, और 7 में से 4 जाएगा तो भाई 3.90। तो अल्टीमेटली इसका जेड इफेक्टिव कितना निकल के आया 3.90। कैलकुलेट कर सकते हैं क्या आप जेड इफेक्टिव, क्लियर है, अगर किसी को और दिक्कत होगा Yes. तो आप थोड़ा एग्जांपल सॉल्व करके देखो, अगर किसी को दिक्कत होगा तो और आप यहाँ पर एक एग्जांपल्स मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं उनको वहां पर कैलकुलेट करके बता दूंगा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा है, हाँ सर आपका आवाज कट रहा है। अभी भी अभी आया 12 सर। तो ये मैं बता रहा था, ये समझ आया क्या जो जेड इफेक्टिव बोल रहा था, इसके और भी एग्जांपल्स मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है, हाँ, और आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे एग्जांपल्स के साथ तो आपको ये समझ आ जाएगा, और हम एक्सरसाइज इसमें और कर लेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, काफी लंबा लेक्चर है, ठीक है, चलो सर आपका आवाज कट रहा है, एक सेकेंड यार, ठीक है, अब बताइए, ठीक है, अब आ रहा है, Yes, sir. क्लियर है ना, क्लियर है आवाज, हाँ Yes. सर अभी क्लियर है। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में यहाँ पर मैंने कुछ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको मेंशन किए हैं, इनको आप कैलकुलेट करके देखेंगे, फार्मूला मैं आपको बता दिया, क्या ये आपका इस तरह का जो आपका जेड इफेक्टिव ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके वेरिएशन की बात करूं तो ये जो आपका जेड इफेक्टिव है, लिथियम 1.26 1.58 1.56 1.82 2.07, तो अगर मैं एक रेंडमली अगर कुछ बीच को कुछ को छोड़ दूं तो बाएं से दाएं लेफ्ट टू राइट मेरा जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा है, समझ आया क्या, Yes, sir. और अगर इसी को जब ऊपर से नीचे, अभी देखो मैं यहाँ पर आपको
फर्स्ट 1s वाला और फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड को यहाँ पर मेंशन किया है। लेकिन अगर जनरली हम ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो जेड इफेक्टिव जो है डिक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर जब ये ट्रांजिशन मेटल जो आते हैं तो वहाँ पर कुछ वेरिएशन में पाया जाता है, वो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इनके कारण। लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर हम अभी इनके बेसिक्स को समझें, क्योंकि अभी हम इसको बेसिक इसके जेड इफेक्टिव को हमको डिस्कस करके हमको एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई को समझना है। तो अल्टीमेटली ये बोला जाता है कि लेफ्ट टू राइट चलने पर आपका जो है जेड इफेक्टिव जो है बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आने पर आपका जेड इफेक्टिव जो है कम होता है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ वेरिएशन इसमें कि 1.58 है, लेकिन ऊपर से नीचे आया तो 2.25, मतलब ये जेड इफेक्टिव बढ़ गया। तो ये आपके जो है जब फार्मूला आप देखेंगे ना, इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो वहां पर ये आप जेड इफेक्टिव इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अगर मैग्नीशियम का निकालना है तो भैया इसका एटॉमिक नंबर पहले लिखना है, फिर आपको क्या कर देना, आपका जोड़ी बना देना। जब वैलेंस सेल आएगा तो उसके वैलेंस सेल को आप जोड़ी बना देना कि वैलेंस सेल अगर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसमें एस ब्लॉक में है तो एस और पी के लिए तो भैया जो वैलेंस सेल है वो 0.1 इलेक्ट्रॉन 0.35 का स्क्रीनिंग कांस्टेंट देता है। तो वैलेंस सेल के पहले वाला जो आपका ऑर्बिटल है, सेल है Na-1 सेल, वो 0.85 का देता है। और n-1 को छोड़ करके जितने भी n-2 और जितने भी इधर और बच जाते हैं पिछले में, वो सभी जो है सभी इलेक्ट्रॉन ऑल इलेक्ट्रॉन्स इनटू 1.0 का सिग्मा देते हैं। तो सभी को आप प्लस कर देना और फिर उसको जेड के साथ, दैट इज 12 के साथ घटा देना, आपका ये जेड इफेक्टिव आ जाएगा। क्लियर है भाई? यहाँ पर मैं सिर्फ आपकी जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग के 12 जो एलिमेंट्स हैं उनके जेड इफेक्टिव को यहाँ पर दिखाया हूँ। आप प्रैक्टिस करेंगे क्या इन सब का, ये निकल के आता है कि नहीं? Yes, sir. ठीक, Yes. अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। एटॉमिक रेडियाई एक्चुअल में होता क्या है, इसकी पेरियोडिसिटी कैसे पाई जाती है। तो अगर आप देखें एक एटम है, एक एटम जो अगर उसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्म अगर उसका देखें तो दो एटम जब एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि इनमें प्रेसिजन लाने के लिए, एक्यूरेसी लाने के लिए, ये जो है आपका दो आपके एटम्स को जब एकदम क्लोज कांटेक्ट में लिया जाता है तो सबसे पहले उनके दोनों के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस नाप लिया जाता है, जिसे हम डी से दिखा रहे हैं, और ये माना जाता है कि ये इसका डायमीटर है। तो इस डायमीटर का अगर मैं आधा कर दूं, ठीक है, तो वो जो है आर निकल के आ जाएगा। d/2 कर दूं तो आर निकल के आ जाएगा, और वही आर जो है इसकी एटॉमिक रेडियाई कहलाती है। और आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका d/2। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक रेडियस r इज इक्वल टू d/2, जहां पर r क्या है, एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम, एंड d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल एटम्स। तो ये क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेडियाई। किसी एटम की रेडियाई कितनी है, लेकिन एक्यूरेसी और प्रिसिजन के लिए इसको आपका कैसे मेजर किया जाता है कि दो एटम्स उसके जब क्लोज कांटेक्ट में होंगे तो वहां पर उन दोनों के बीच के न्यूक्लियस के डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, जिससे उसकी डायमीटर निकाली जाती है, और उस डायमीटर का आधा जो होता है आपका क्या होता है, एटॉमिक रेडियस। क्लियर है भाई? अब बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो मैंने डिफरेंट टाइप के एटॉमिक रेडियस को मेंशन किया है। ये जो है आपका कोवैलेंट रेडियस है, ये आपका मेटेलिक रेडियस है, और ये आपका वैन डर वाल्स रेडियस है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि देखो कोवैलेंट में अच्छी बॉन्डिंग होती है क्या, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है क्या?
स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दैट इज इनका जो डिस्टेंस है वो काफी कम होता है, लेकिन मेटेलिक रेडियस जो होती है वो जो है सिर्फ आपके जो उसका जो आउटर सरफेस होता है वो उससे बस एकदम कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पर तो वो भी ओवरलैप हो गया है। और वंडर वाल्स रेडियस क्या होता है, थोड़ा सा इन मेटेलिक और कोवेलेंट रेडियस के रेस्पेक्ट में वीक आपका इंटरेक्शन होता है। तो देखो ये जो है पास पास तो है, तो यहाँ पर इनके बीच अभी भी दूरी है। तो बताओ, अरे इनका जो अगर मैं रेडियस निकालूंगा तो ऑब्वियसली इनका ऑर्डर क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस इज लेसर देन मेटेलिक रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस इज लेसर देन वंडर वाल्स रेडियस। क्यों? क्योंकि इनका जो डायमीटर ही है वही आपका क्या है, बड़ा हो रहा है। समझ आया क्या? दिख भी रहा होगा आपको डायग्राम में, ठीक है। यस अब बात करते हैं ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई की। तो अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो साइज वाइज का क्या सिनेरियो है पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ पर आपको इजीली दिख रहा होगा कि ये बाएं से दाएं चल रहा हूं तो एटॉमिक रेडियस और छोटा दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या भाई? देखो ये वाला इससे छोटा, ये हीलियम। दूसरे से अर्थ में चलूं तो ये छोटा होते जा रहा है और छोटा होते जा रहा है। थर्ड में भी वही सिनेरियो है, छोटा होते जा रहा है। तो एटॉमिक साइज जो है ना, अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये कुछ साइज जो है क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है। तो एटॉमिक साइज की पीरियोडिसिटी क्या होती है कि अप टू डाउन जब चलते हैं तो ये जो आपका रेडियस है, एटॉमिक रेडियस जो है या इसकी एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ती जाती है। और मैं बताया क्या था कि लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव है ही क्या, अट्रैक्शन ही तो है न्यूक्लियस के साथ। तो अट्रैक्शन जब ज्यादा हो किसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ तो भैया वो सिकुड़ेगा ही, और जब वो सिकुड़ेगा तो साइज छोटा होगा ही। लेकिन अगर हम अप टू डाउन चलते हैं तो जेड इफेक्टिव कम होता है, कंट्रोल कम होते जाता है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो कंट्रोल कम रहेगा तो फिर उसका तो अट्रैक्शन कम रहेगा, और कम रहेगा तो उसका साइज जो है काफी बड़ा हो जाता है। समझ आया क्या भाई? तो एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड क्या होगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है साइज, और अप टू डाउन इंक्रीज हो रहा है साइज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसा नहीं पाया जाता, वहां पर कुछ वेरिएशंस पाए जाते हैं एटॉमिक रेडियाई में। तो देखो यहाँ पर ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, आप जानते हैं, ठीक है। आपका जो है यारी जरनी भाव मौत तक रुकावट राह पड़े, ये सब तो ये डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स है। तो क्यों ना इसको थोड़ा आउट देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये स्केडियम है, स्केडियम। तो स्केडियम वाले सीरीज में दैट इज ये ब्लू कलर का जो है ना, उसमें ना 3D को दिखाया गया है। इसको दिखाया गया है 3D सीरीज को, ये वाला 3D सीरीज को। तो इनका जो है अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियस दैट इज मेटल है, तो मेटलिक रेडियस जो है वो कम होते जा रहा है। और कम होते जा रहा है तो ऐसा नहीं कि पूरा कम हुआ। स्केंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम तक आया तो वहां तक कम हो रहा था। फिर सडनली जो है इनमें कांस्टेंट नेचर पाया जा रहा है। देखो ये उतना भी कम नहीं हो रहे हैं, अब लगभग इनकी साइज बराबर होती जा रही है। लेकिन जैसे ही ये जो आपके कॉपर और जिंक तरफ गया तो फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इंक्रीज होना चालू हो गया। क्लियर है? वैसे ही अब ऑब्वियसली हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। तो जब हम 3D से
4D में जाएंगे तो 4D वाला यहाँ पर देखो, सॉरी 4D बोलता हूँ, ये ग्रीन कलर में मेंशन है, जो ग्रीन कलर में जो मेंशन है वो आपका 4D के लिए है। तो ये ग्रीन वाला देखो, सेम वही कंडीशन, आपका जो है क्रोमियम सीरीज तक क्या हो रहा है भाई, नीचे आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है क्रोमियम ग्रुप तक, दैट इज आपका जो है ये आपका क्या बोलते हैं, ये नियोबियम यारी जरा निभाओ मौत तक करोड़ों मोबाइल वाला, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली ये जो है आपका सेम ट्रेंड में पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर ये कुछ तक कांस्टेंट है, उसके बाद आपका फिर से ये भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए लास्ट 5D वाला अगर बात करें, जो रेड कलर वाला, तो 5D भी वही आपका क्या कर रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस या मेटालिक रेडियस की बात होती है तो इनमें कैसा वेरिएशन पाया जाता है, पहले जो है एटॉमिक नंबर के साथ जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट रहती है, फिर इंक्रीज रहती है। तो एक टब शेप टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो ऐसे, या ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है या ग्राफ बन रहा है। तो यह होती है एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में। इसका जो है डिफरेंट डिफरेंट कारण है, क्योंकि जब डी ब्लॉक्स में इलेक्ट्रॉन्स फिट किए जाते हैं तो डी ब्लॉक्स का जो परिरक्षण है, जो शिल्डिंग इफेक्ट है, वो बाकी जो ऑर्बिटल्स हैं जैसे एस और पी, उनके इतना नहीं हो पाता है। और बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं जिसके कारण ये वेरिएशन पाया जाता है। अगर हम बात करें तो अब बात करते हैं हम आयनिक रेडियाई की। और आयनिक रेडियाई की अगर बात करें तो एटॉमिक रेडियाई तो बात हो गई, तो एटम का जो रेडियाई है वो एटॉमिक रेडियाई कहलाएगा। लेकिन आयनिक रेडियाई की बात करेंगे तो वहां पर हम आयंस की बात करेंगे। तो आयनिक रेडियाई क्या होता है, तो देखो यहाँ पर अब एटम ना होकर के दो आयंस है, ऑब्वियसली एक केटायन और एक एनायन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं अट्रैक्शन के थ्रू, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से। तो जब कोई केटायन और एनायन एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में बंधे रहते हैं तो इनके न्यूक्लियस और इनका न्यूक्लियस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला जाता है, डायमीटर। फिर इसका जो है आपका डायमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, केटायन का रेडियस, एनायन का रेडियस प्लस केटायन का रेडियस, इसको बोलते हैं आयनिक रेडियाई। और आप ध्यान दिए होंगे तो केटायन का जो रेडियाई होता है एनायन के रेडियाई से कम होता है, दैट इज द रेडियस ऑफ एनायनिक में एटम इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ केटायनिक एटम ऑन दोस आयनिक कंपाउंड्स। दिख भी रहा होगा, देखो एनायन जो है बड़ा है और केटायन जो है छोटा है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन निकल गया पॉजिटिव चार्ज आ गया तो न्यूक्लियस तो उतना ही है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और ये तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को वैसे ही यहाँ पर रिपल्सन होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर से भर लिया तो वहाँ पर रिपल्सन और बढ़ जाता है, तो वहाँ पर जेड इफेक्टिव कम हो जाता है और जेड इफेक्टिव कम होने से साइज बढ़ जाता है। तो ये था आपका आयनिक रेडियाई। The ionic radius of an element is the element's share of the distance between neighbor ion in ionic solid. Generally, cations are smaller than their parent atom and anions are larger than their parent atom. मतलब जैसे कि ये क्लोरीन है तो क्लोरीन से जब क्लोराइड बनेगा तो वो क्लोरीन से बड़ा होगा, और अगर ये सोडियम है तो सोडियम से अगर सोडियम आयन बनता है तो ये अपने सोडियम पेरेंट आयन है उससे छोटा होगा।
ये आपका वो बोला जाए। तो इसको तो मैं आपको समझा दूंगा, क्यों? क्योंकि भाई पहले 11 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन खींचता था, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 11 प्रोटॉन मिल करके 10 प्रोटॉन को खींचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा और इसकी साइज घट जाएगी। क्लोरीन में 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 17 लोग 17 को खींच रहे थे। अब देखो 17 लोग जो है 18 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन कम हो जाएगा और साइज बढ़ जाएगा पहले से। आयनिक रेडियाई का ट्रेंड्स क्या होता है पीरियोडिक टेबल में? तो देखिए, अगर हम बात करें, देखो इसको समझने का थोड़ा सा समझना आप। साइज ऑफ केटायन, केटायन दैट इज, अगर हम केटायन के रेस्पेक्ट में बात करें, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जब कोई चार्ज नहीं होता तो उसका एटॉमिक साइज जो है क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ दैट इज केटायन की जो साइज है लेफ्ट टू राइट कम होती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ता है। लेकिन एनायंस की बात करें, एनायंस मतलब अगर भाई हम लेफ्ट टू राइट बढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर क्या आ रहा है, माइनस चार्ज, तो माइनस आ जाने के कारण उसमें जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है। तो साइज ऑफ एनायंस की अगर बात करें तो वो भी डिक्रीज होती है, लेकिन कैसे होती है तो बताओ। यहाँ पर कौन रहता है, बोरान, यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। अब सभी में मैं माइनस लगा रहा हूँ, तो सभी में मैं माइनस लगाऊंगा तो भाई सबके में माइनस है, तो कौन सबसे छोटा होगा, तो फ्लोरीन भी माइनस रखा है, लेकिन फ्लोरीन में इतना जेड इफेक्टिव होता है इन सब के कंपेयर में कि इनका साइज इन सभी एनायन से छोटा होता है। तो लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो केटायन का होगा तो भी वो क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा, आयनिक रेडियाई डिक्रीज होगा, और जब एनायंस होगा तो भी आयनिक रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन तुमको कंपेयर क्या करा देता है, एक बोलता है सोडियम प्लस है और एक बोलता है फ्लोरीन माइनस है, बोलता है कि बताओ किसके में जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो भैया एक प्लस का कंपेयर कर रहे हो एक माइनस का कंपेयर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज वाला जो है जेड इफेक्टिव ज्यादा फील करेगा। क्लियर है भाई? वैसे ही अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ये जो आयनिक रेडियाई है साइज जनरली इंक्रीज होती है, आयनिक रेडियाई जो है बढ़ती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है, कम होता है। क्लियर है? एटॉमिक रेडियस वर्सेस आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस को हम कंपेयर करते हैं तो देखना, ये आपका सोडियम है, सोडियम जो है पहले 154 पिकोमीटर था, अब देखो ये सोडियम से सोडियम आयन बन गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये माइनस कर दिया। तो बताओ जब सोडियम रहता है तो इसके पास 10 प्रोटॉन होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 प्रोटॉन होते हैं। तो 11 लोग प्रोटॉन मिल करके 11 इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, लेकिन जैसे ही ये सोडियम प्लस हुआ तो प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब 11 लोग जिनको 11 को खींच रहे थे वो अब 10 लोगों को खींचेंगे, तो ऑब्वियसली इनके बीच अट्रैक्शन पावर ज़्यादा हो जाएगा और 116 पिकोमीटर हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि केटायन जो है अपने पेरेंट आयन से छोटा होता है। मैग्नीशियम का देख लो, मैग्नीशियम जब 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो 130 पिकोमीटर, लेकिन जब ये 2 प्लस बना लेता है तो अब 12 प्रोटॉन मिल करके आपके 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो ऑब्वियसली भाई देखो ये 116 से भी छोटा हो जाता है, 86 पिकोमीटर। क्यों? क्योंकि 12 लोग मिलकर के 10 को खींच रहे हैं, यहाँ पर 11 लोग मिलकर के 10 को खींच रहे हैं, तो ऑब्वियसली जेड इफेक्टिव मैग्नीशियम के लिए बढ़ जाता है।
और आपका क्या हो जाता है, साइज और छोटा हो जाता है। एनायंस की बात करते हैं। देखो, तो एनायंस में क्लोरीन की बात करें तो 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, और जब ये -1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जैसे कि माइनस चार्ज ले लेता है, तो ये क्लोरीन माइनस जब कन्वर्ट हो जाता है तो प्रोटॉन तो अभी भी 9 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 9 मिल करके अब 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो भैया ऑब्वियसली साइज बढ़ जाएगा, पावर उतना कहाँ रहेगा। वैसे अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है 17 प्रोटॉन और 17 आपका इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद प्रोटॉन तो अभी भी 17 ही है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसकी रेडियस जो है और बढ़ जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि एनायंस जो होते हैं अपने पेरेंट आयन से, मतलब अपने पेरेंट एटम से बड़े होते हैं, लेकिन केटायन जो है अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं। तो देख लो, ये एटॉमिक रेडियाई इसको बोलते हैं, और जब ये आयंस बना लेते हैं तो इसको लिए आयनिक रेडियाई टर्म यूज होता है। यहाँ तक क्लियर है क्या अभी? यस सर। ठीक है। अब देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो मैं ये लेक्चर मेरे ख्याल से बहुत ही लंबा चला जाएगा, तो अपन क्या करते हैं, आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई तक ही आज पढ़ते हैं। कल मैं आपको डिस्कस कर दूंगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और फिर उस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई को कैसे कंपेयर किया जाता है, उनके लिए ऑर्डर कैसे मैच किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करें। ओके सर। Yes, sir. तो कल इसका हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, सिंपल सिंपल सा, ठीक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता क्या है मैं वहां पर आपको डिस्कस कर दूंगा। तो कल आपको और अच्छा इंटरेस्टिंग लेक्चर आने वाला है, ठीक है। तो बाकी सर तो कल 4 बजे रहेगा ना?